अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं बच्चों? आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी एसएचएम का ये यूनिट लेक्चर नंबर 5 होगा हमारा। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली सिंपल पेंडुलम को। तो सिंपल पेंडुलम इतना सिंपल तो नहीं है सर, नाम ही सिंपल है। तो सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सुनाएं जी, मैं तो डायरेक्ट हेडिंग देने के लिए आया। आप सुनाएं तो कैसी चल रही है पढ़ाई वगैरह? सर आप तो एब्सेंट रहे हैं, काफी दिन लेक्चर्स अपलोड नहीं करते हैं, पता नहीं कुछ उस तरह कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है आपके अंदर। तो इंशाल्लाह हम कमी को दूर करना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपके बाद ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आप लोगों से मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी बात की थी, वहां पे मैंने पूछा था कौन सा यूनिट चल रहा है। तो मैक्सिमम बच्चों का जो है ना यूनिट 17 और 18 के आसपास है। तो खैर हम कवर अप कर लेंगे कि जल्द से जल्द, ताकि 18 पे भी पहुंच जाए। तो उसी हिसाब से हम चलेंगे और अपने लेक्चर्स को, आपको पता है स्टाइल, आप लोगों को पता है किस तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। तो बात करते हैं सिंपल पेंडुलम पे। सिंपल पेंडुलम रियल लाइफ में तो जो होता है वो एक, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम नहीं होता, बल्कि ये जो सिंपल पेंडुलम है, ये आपके पास एक बॉब यानी एक स्मॉल मेटल बॉल अटैच होता है सिंपल पेंडुलम के साथ। जैसे मैं लेके आया हूं आपके लिए वो बॉब और वो स्मॉल मेटल, तो ये है। जैसे ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये एक मेटल बॉब है, ठीक है जी। ये पॉइंट में कहा जाता है इसको, और इसके साथ एक स्ट्रिंग हमने रखी हुई है। तो ये आपके पास एक सिंपल पेंडुलम कहलाता है। तो मैं इसके ऊपर आगे और भी जरूरत पड़ेगी, जहां जहां पड़ेगी तो मैं लेके आऊंगा, साइड साइड पे रखता हूँ मैं इसको। तो ये आपके पास एक मेटल बॉब होता है, लेकिन ये रियल वाला ये इस तरह है। तो ये बुक में जो किताबों में दिया होता है वो एक आइडियल यानी कि सिंपल पेंडुलम दिया जाता है। आइडियल सिंपल पेंडुलम मतलब ये, उसके लिए कंडीशंस है। आइडियल सिंपल पेंडुलम के लिए कंडीशंस क्या है कि ये पॉइंट मेस होना चाहिए, इतना स्मॉल मेस हो, और इसके साथ ये जो धागा है ये आपके पास, इसके लिए कंडीशन है कि धागा कैसा होना चाहिए, फिर यहाँ से ये लटका हो, ये चीज किस तरह का होना चाहिए। ये सब कुछ कंडीशंस लगा के फिर हम बोलते हैं कि ये सिंपल पेंडुलम है। तो किताबों में जो दिया रहता है सिंपल पेंडुलम, वो हमारे पास एक आइडियल सिंपल पेंडुलम होता है। तो सर ये बात है, तो इसलिए हम इसको हम कहते हैं कि आइडियल सिंपल पेंडुलम। तो ये आइडियल जो सिंपल पेंडुलम होता है, इसके पास क्या क्या होता है? एक आपके पास वो तो मेटल बॉब का होता है सर। मेटल बॉब मतलब जो आप कह सकते हो कि एक पॉइंट में कह सकते हो, उसको ले सकते हो। तो ये हमारे पास एक आइडियल सिंपल पेंडुलम है, मान के चलो। अब ये आइडियल सिंपल पेंडुलम है, तो इसको क्या कहेंगे? ये तो बॉब है, ये मेटल का होता है। बॉब कहें या पॉइंट मेस कहें, ठीक है, पॉइंट मेस भी कह सकते हैं। उसके साथ दो तीन चीजें हैं मिक्स करके हम बोलेंगे, वो आपने याद रखना है कि इस धागे को क्या कहा जाता है? स्ट्रिंग कहा जाता है। अब ये स्ट्रिंग कैसा है, इसके ऊपर बात आती है। तो ये स्ट्रिंग जो है वो दो तीन लफ्ज बोले जाते हैं स्ट्रिंग के लिए। कंडीशन पहले तो स्ट्रिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग होना चाहिए, यानी कि ये अगर इधर उधर हिलाए तो ये अपने अंदर रुकावट पैदा ना कर दे, या रेजिस्ट ना करें कि ये हिलने को कहें इसको, यहाँ से यहाँ हम लेके जाएं तो ये आसानी से क्या हो सके, उधर उधर टू एंड फ्रो कर सके। यानी कि अगर हम ये लोहे की रखेंगे, फ्लेक्सिबल नहीं है मतलब सख्त रखें, सख्त रखने से इसको इधर लेके जाने से मसला होगा हमें, तो ये नहीं जा पाएगा। तो इसलिए हम ऐसा रखते हैं जो कि फ्लेक्सिबल हो। अब फ्लेक्सिबल मतलब यहाँ पे आप यूं ना समझिए, एक हमारे पास रबड़ होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं। फ्लेक्सिबल मतलब इजी टू मूव, मतलब इसको हम इजीली हम इसको टू एंड फ्रो करवा सके। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये जो धागा है, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और फ्लेक्सिबल के साथ और क्या होना चाहिए? इलास्टिक होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, इन इलास्टिक होना चाहिए, सॉरी, इलास्टिक नहीं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इन इलास्टिक होना चाहिए। अब इलास्टिक क्या होता है? जो स्ट्रेच हो सके। इलास्टिक किसे कहते हैं? जो खिंच सके, उसको इलास्टिक बोलते हैं। इन इलास्टिक मतलब जो खिंच ना सके, मतलब ऐसा धागा हो जो खिंच ना सके। मतलब मुझे बार बार ये लेके आना पड़ता है। ये एक ऐसा धागा खिंच नहीं सकता, क्योंकि अगर इसको ज्यादा खींचना चाहे तो ये टूट जाएगा, लेकिन खींचेगा नहीं। जैसे रबड़ होता है, वो आपके पास इलास्टिक होता है। तो ये धागा क्या होना चाहिए? इलास्टिक होना चाहिए। मैं पास ही रखता हूँ, बार बार लेके आना पड़ रहा है। इन इलास्टिक हो। अगर इसको और सिंपल लफ्ज बोला जाता है इन इलास्टिक को, अनस्ट्रेचेबल भी बोला जाता है। बास बुक्स लिखते हैं अनस्ट्रेचेबल। अनस्ट्रेचेबल, आपको जो आसान लगता है वही लफ्ज बोल दीजिएगा। तो आप बोलो धागा कैसा है? फ्लेक्सिबल होता है, इनइलास्टिक होता है, अनस्ट्रेचेबल होता है, एंड वेटलेस धागा होता है। मतलब वेटलेस धागा होता है। तो ये धागे की कंडीशन है कि वेटलेस होना चाहिए। धागा को वेटलेस होना होगा। तो हम कह सकते हैं कि वेटलेस धागा हो, तो तब हम कहेंगे ये स्ट्रिंग के लिए कंडीशन है। और ये पॉइंट में से मेटल बॉब, और ये आपके पास स्पोर्ट है।
और सपोर्ट कैसा है, फिक्स सपोर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं हिलना नहीं चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे इससे हिला रहा हूँ, मेरा हाथ भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। अगर मेरा हाथ बिल्कुल ना हिले, मेरा हाथ बिल्कुल फिक्स रहे, जैसे मैं किसी चीज के साथ बांध दूं, किसी लकड़ के साथ बांध दूं, किसी स्टैंड के साथ बांध दूं, तब तो ये क्या होगा, फिक्स होगा। और फिक्स के साथ साथ मेरे हाथ के यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे हाथ के साथ यहाँ पे कोई फ्रिक्शन होगी तो इसकी जो आगे टू एंड फ्रो मोशन है इसमें रुकावट आ सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं सपोर्ट जो है ना फिक्स होना चाहिए और अनस्ट्रेचेबल होना चाहिए, यानी फिक्स होना चाहिए और फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन हम लिख सकते हैं सपोर्ट के लिए, फिक्स फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। कैसा है जी सपोर्ट, फिक्स फ्रिक्शनलेस सपोर्ट होना चाहिए। अगर ये बातें हो तो ये सिंपल पेंडुलम कहलाएगा। अब मैं ये बातें क्यों इतनी डिटेल में इतनी आहिस्ता बोल रहा हूँ, इसलिए ताकि आप इसकी डेफिनेशन सही से बना सको, सही से बना सको। तो हम लिख सकते हैं सिंपल पेंडुलम क्या होता है। इन आइडियल सिंपल पेंडुलम है वो एक पॉइंट मेस होता है या एक स्मॉल बॉब होता है। भाई ये बॉब जो है ना स्मॉल है, इतना बड़ा नहीं, स्मॉल मेटल बॉब होता है जिसे हम पॉइंट मेस भी कह सकते हैं, जो सस्पेंड होता है। यानी कि सस्पेंड का मतलब यहाँ के निकाल देने वाला सस्पेंड नहीं है। सस्पेंड मतलब ये है कि लटका होता है। सस्पेंड का मतलब क्या है, लटका। सस्पेंडेड मतलब लटका हुआ होता है, किससे, एक फ्लेक्सिबल इनइलास्टिक और वेटलेस स्ट्रिंग से। और कहां से, फ्रॉम फिक्स फ्रिक्शनलेस सपोर्ट से। जब कोई मेटल बॉब किसी फ्लेक्सिबल इनइलास्टिक और वेटलेस स्ट्रिंग और किसी फिक्स फ्रिक्शनल सपोर्ट से लटका हुआ हो तो उसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम कह सकते हैं। समझ आई। अब इस बात को मैं लिखवा देता हूं यहाँ पे। एन आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या होता है मेरे दोस्त, एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। अब एक्चुअल में कोई ऐसा पॉइंट मैस एग्जिस्ट नहीं करता, या वेटलेस स्ट्रिंग होती ही नहीं। वेटलेस स्ट्रिंग होती नहीं, कुछ वेट तो होता है। एन आइडियल सिंपल पेंडुलम, मैं ये बात लिख सकता हूं अपने तौर पे, या अपने तौर पर नहीं, ये सही बात है। एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ, किस पे मुश्तमिल होता है भाई, आवाज आ रही है ना। मैं यहाँ देखता रहूंगा क्योंकि मेरे जो माइक है वो कनेक्ट है या नहीं पता नहीं। कल पता है क्या हुआ है कि मैं पूरी वीडियो शूट करने के बाद देखता हूँ कि यहाँ पे वॉइस ही नहीं चल रही, तो इस वजह से डिले भी हुआ। तो वॉइस की रिकॉर्ड भी आती है, तो अब इंशाल्लाह ये मैं साथ साथ देखता रहूँ। ठीक है। एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ पॉइंट मेस, या स्मॉल बॉब लिखें, पॉइंट मेस लिखूं क्या, हाँ सर लिख दें। आप चाहे तो स्मॉल बॉब, स्मॉल मेटल बॉब भी लिख सकते हैं। पॉइंट मेस विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम, जो कि क्या होता है जी, लटका होता है। विच इज सस्पेंडेड मतलब लटका होता है, कहां से, सस्पेंडेड फ्रॉम लिख सकते हैं जी, फ्रॉम फ्लेक्सिबल, हाँ सर फ्लेक्सिबल इनइलास्टिक। भाई इधर कोई इनइलास्टिक की जगह अनस्ट्रेचेबल भी लिख सकते हैं। इनइलास्टिक की जगह क्या लिख सकते हैं, अनस्ट्रेचेबल भी लिख सकते हो। इनइलास्टिक अनस्ट्रेचेबल, स्पेलिंग कुछ गड़बड़ होगी मुझे लगता है। अनस्टेबल देखो विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम, विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम फ्लेक्सिबल इनइलास्टिक एंड वेटलेस स्ट्रिंग, विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम, विच इज सस्पेंडेड थ्रू भी लिख सकते हैं, विच इज सस्पेंडेड बाय भी लिख सकते हैं। बाय लिखें, चलो बाय लिखते हैं। which is suspended by flexible, inelastic and weightless string, and weightless string from कहां से, from fix frictionless support। भाई समझ आ गई कि नहीं आई, फिक्स फ्रिक्शनलेस सपोर्ट, फिक्स फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। तो ये कहलाता है सिंपल पेंडुलम। ये क्या कहलाता है, सिंपल पेंडुलम कहलाता है। ठीक है सर, समझ आ गया। डेफिनेशन तो हमें याद ही होगी यहाँ पे, सही है। ये तीन चीजें याद रखो भाई, बॉब कैसा होना चाहिए, पॉइंट में होना चाहिए, धागे कैसे होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इनलास्टिक होनी चाहिए और वेटलेस होनी चाहिए। और कहाँ से बंधा होना चाहिए, एक फिक्स सपोर्ट से बंधा होना चाहिए। इन तीन बातों को मिला दो तो डेफिनेशन बन जाती है। हाँ सर पता हो गया, पता हो गया। अगर मैं कहूँ कुछ एजम्पशन मानेंगे इसके लिए, अगर ये सिंपल पेंडुलम हो रहा है, अगर ये सिंपल पेंडुलम है, या सिंपल पेंडुलम जो है के लिए कुछ एजम्पशन जरूरी है, कंडीशन जरूरी है, ताकि वो एसएचएम कर सके। सिंपल पेंडुलम का यानी कि एसएचएम करने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, ये मैं बता रहा हूं। तो ये सवाल है जी, अजम्पशंस फॉर सिंपल पेंडुलम। ये देख लें, अजम्पशंस, अजम्पशंस फॉर सिंपल पेंडुलम, अजम्पशन फॉर सिंपल पेंडुलम। ये अजम्पशन इसलिए करते हैं ताकि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो क्या कहला सके, एसएचएम कर सके, कहला सके।
ये अजम्पशंस में अलग से हेडिंग भी दिला रहा हूं ताकि आपको ये अजम्पशन का मतलब क्या है कि किन सूरतों में सिंपल पेंडुलम का मोशन जो है ना एक टू एंड फ्रो मोशन रहेगा, यानी स्ट्रेट टू एंड फ्रो मोशन। मतलब आ जाओ जी, किधर गया मेरा वो सिंपल पेंडुलम? भाई 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 भाई, घूमना नहीं, हेलो हेलो हेलो। ये किस सूरतों में, अगर मैं इसको, पहली चीज तो ये कंडीशन हमने ऊपर कुछ बता दी है, डेफिनेशन में ही बता दी, उसके अलावा भी हम कंडीशंस ये लगाएंगे कि ये बॉब का मैच जो है ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू इसका। भाई अगर ज्यादा मैच नहीं होगा, या यूं कह लें कि अगर ये कंडीशन नहीं रहती कि ये जो एंगल है, सिंपल का मतलब हमने कहा था कि जो मोशन है इसका स्ट्रेट पाथ मोशन होना चाहिए, स्ट्रेट पाथ। जैसे पीछे सर्कुलर मोशन हमने करवाया था ना, कहाँ पे, इन अ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन अ, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो शेडो थी, शेडो शेडो प्रोजेक्शन थी, उसको हमने क्या कहा था, उसको क्या नाम दिया था, उसको हमने नाम दिया था मेरे भाई, उसको हमने नाम दिया था क्या, उसको हमने, उसका जो डायमीटर है, उसको शेडो का जो मोशन है डायमीटर, अब ये घूमता है तो इसका डायमीटर जो सेंटर में होता है, उस डायमीटर क्या कर रहा था, एसएचएम कर रहा था, जो कि सीधे पाथ में एसएचएम कर रहा था। अगर किसी को याद नहीं है मैं याद दिलाता हूं, अगर यहाँ से कोई पार्टिकल यहाँ जाता, फिर यहाँ जाता, फिर यहाँ जाता, तो हमारी ये जो डायमीटर है, इधर से पार्टिकल इधर आता, इधर आता, इधर आता, फिर इधर जाता, इधर जाता, इधर, तो ये एक स्ट्रेट मोशन होता था। तो अब अगर सिंपल पेंडुलम का ये मोशन भी स्ट्रेट रखने के लिए यहाँ पे जो एंगल है इसको भी बहुत छोटा होना होगा। अगर बहुत छोटा होता है तो ये एजम्पशन ठीक मानी जाएगी, अगर ज्यादा बड़ा एंगल होता है तो फिर ये एजम्पशन गलत हो जाएगी। तो हाँ, इसलिए हम ये एजम्पशन मान के चलेंगे यहाँ पे। और ये इसके लिहाज से एक क्वेश्चन भी है आपका एक्सरसाइज में, शार्ट क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन भी उसका आंसर ये हो सकता है। क्या आंसर क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन, शॉर्ट क्वेश्चन 9 है आई थिंक, अंडर व्हाट कंडीशन ऐसा बोला हुआ है, अंडर व्हाट कंडीशन, चलो लिख लेते हैं, अंडर व्हाट कंडीशन, किन कंडीशंस में, अंडर व्हाट कंडीशंस मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम बी एसएचएम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम किन कंडीशन में, सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है, पेंडुलम का जो मोशन है, अंडर व्हाट कंडीशन मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम बी एसएचएम, किन कंडीशन में सिंपल पेंडुलम का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो इस कंडीशंस को मैं लिखता हूं, पहली कंडीशन या पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट ये है मेरे भाई कि मेस ऑफ बॉब जो है ना, या वेट ऑफ बॉब जो है वो क्या होना चाहिए। ये तो अजम्पशंस है, सिंपल पेंडुलम मानने के अजम्पशन है, लेकिन कंडीशंस ये आगे आएंगी, मैं उनको भी मिक्स करके लिख रहा हूँ एजम्पशंस के अंदर। तो पहले एजम्पशंस भी इनको समझो और कंडीशन भी इनको समझो। भाई कंडीशंस अलग है, मैं बता रहा हूँ कि ये एंगल बहुत समान होना चाहिए, ये वो कंडीशंस भी है। तो अजम्पशंस के साथ हम लिखेंगे उनको। तो अजम्पशंस क्या है जी, मेस ऑफ बॉब जो है, या वेट ऑफ बॉब भी लिख सकते हो, मेस ऑफ बॉब शुड बी क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन, कम होना चाहिए, किससे, लेस देन, कम होना चाहिए, लेस देन मेस ऑफ स्ट्रिंग, लेस देन मेस ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के मेस से कम होना चाहिए। हाँ सर, स्ट्रिंग के मेस से। अब और एक बात है, जो बॉब का साइज है वो स्ट्रिंग के लेंथ से भी छोटी होनी चाहिए। अब ये बात मैं थोड़ी बात बताऊंगा, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, यानी कि बॉब का मैस ज्यादा होना चाहिए, स्ट्रिंग का मैस कम होना चाहिए। ठीक, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को क्या लिया था, वेटलेस माना था। और कंडीशंस क्या है, द स्ट्रिंग मस्ट बी, भाई क्या होना चाहिए, द स्ट्रिंग मस्ट बी फ्लेक्सिबल, मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड इनइलास्टिक, मस्ट बी फ्लेक्सिबल इनइलास्टिक, या इनइलास्टिक की जगह अनस्ट्रेचेबल भी लिख सकते हो, इनइलास्टिक एंड, बोलो, स्ट्रिंग मस्ट बी फ्लेक्सिबल इनइलास्टिक एंड वेटलेस, क्या होनी चाहिए, वेटलेस होनी चाहिए, ये कंडीशन। नेक्स्ट, द एंगल, ये एंगल जो डिस्प्लेसमेंट का एंगल है वो भी बहुत समान होना चाहिए। अब ये मैं दिखाऊंगा एंगल यहाँ पे आपको, कैसे, कैसे छोटा एंगल होना चाहिए, क्योंकि ये जो पाथ होगा ना, ये जो पाथ होगा यहाँ पे, ये पेंडुलम टू एंड फ्रो करेगा, ये थोड़ा इस तरह का पाथ होगा। तो अब यहाँ पे मैं इस पेंडुलम को यूं लेके यहाँ पे बना रहा हूँ, तो इसका मतलब है ये जो पाथ है वो स्ट्रेट होना चाहिए, और ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एंगल क्या होना चाहिए, बहुत समान होना चाहिए, लगभग 10 डिग्री के बराबर होना चाहिए। 10 डिग्री बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो इतना इतना 10 डिग्री रहेगा तो ये मोशन बिल्कुल क्या होगा, एसएचएम जैसा होगा, ये आगे जाएगा, इधर जाएगा, इधर से पीछे जाएगा। समझ जा रहे हो ना ये बात। हाँ सर, अब ये बात याद रखें, यहाँ पे ये जो एक्चुअल में मैं इसको टू एंड फ्रो करवा रहा हूँ, हाँ करवा रहा हूँ, तो अगर ये इसको मैं ज्यादा जोर से टू एंड फ्रो करवाऊं, ज्यादा जोर से मतलब, ज्यादा जोर जोर से क्या मतलब होता है,
बार बार घूम जाता है यार मेरी पेंडुलम पेंडुलम। ओए होए, आजा भाई, आजा आजा। ये ज्यादा जोर से मैं इसको कराऊं ना ऐसे, अगर ये मैं यहाँ से करवा देता हूँ तो ये ठीक है। अगर मैं इसको ज्यादा यहाँ से छोड़ देता हूँ तो देखो, लगभग लगभग सर्कुलर मोशन करता है। मेरे मुंह पे लग गया था। लगभग लगभग सर्कुलर मोशन भी करता है अगर ऐसे ले जाऊं। अब सर्कुलर मोशन भी हो सकता है। सर्कुलर अगर मोशन होगा, ओए 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 ओए, रुको रुको, लाता हूँ, किधर गया? ये तो बड़ा अनोखा खेल हो गया। यार मेरी दागा सारी चुमड़ गई। बस समझ जाओ आप क्या हुई तो। सर ये तो बड़ा धोखा हुआ आपके साथ। आपको समझाते समझाते देखें, अगर मैं इसको ज्यादा गोल गोल घुमाता हूँ ना, तो मेरा ये सेंटर है, उंगली जो है, जहां पे ये मैं उंगली से पकड़ के रखा है, ये जगह इसका सर्कल का सेंटर बनेगा। और ये पूरा रेडियस बन जाएगा, ऐसे ऐसे रेडियस बन जाएगा। हाँ, ऐसा सर्कुलर मोशन होगा। तो मैं तो, आप यूं कह लें, अगर मैं ये कहना चाहता हूं, यानी कि अगर ये सेंटर ओ बना दो सर्कल का, तो ये पूरा एक पुश ऐसे 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 आके एक सर्कल बनेगा। हाँ सर, बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो लेंथ है, डोर की जो लेंथ है, इस धागे की लेंथ है, ये इस सर्कल का रेडियस होगा। अगर मैं सर्कल को बढ़ाता जाऊं, ऐसे ऐसे घूम सकता है ना, तो ये सर्कल का रेडियस होगा। ये जो लेंथ है, धागे की लेंथ है, ये सर्कल का रेडियस होगा। रेडियस बराबर होगी आर के बराबर होगी। हाँ सर, होगी। तो इसका मतलब है कि अगर सर्कल में कोई चीज, सर्कल में आपको पता, अब देखिए, ये मुझे नहीं पता कहाँ से ये माइक डिस्कनेक्ट हुआ है, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये चीज दोबारा बता दूं आपको। अगर ये सर्कल बड़ा हो जाता है, तो ये पूरा एक क्या बन जाएगा? सर्कल बड़ा बनता है तो पूरा एक सर्कल बनेगा। उस सर्कल के ये सेंटर में बना सकता हूँ इसको। हाँ, सर्कल सर्कल का सेंटर बना सकते हैं। अब सर्कल का सेंटर बना देंगे तो ये रेडियस जो है वो एल के बराबर होगा। आर एल के बराबर होगा। और जैसे सर्कल में कोई चीज यहाँ से यहाँ घूमती है, तो ये आर्क हो जाती है। ये क्या बनती है? आर्क बनती है। तो आर्क जो है, ये हमारे पास, अब ये जो सर्कल है, इसका पार्ट यहाँ से यहाँ घूमता है, ये सिंपल पेंडुलम, तो ये भी इसका आर्क होगा, जो कि एक्स एक्स के बराबर होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये एंगल है, ये समान होना चाहिए। द एंगल थीटा शुड बी शुड बी एंगल थीटा शुड बी ग्रेटर लेस आर इक्वल टू 10 डिग्री। 10 से ज्यादा या 10 के बराबर हो जाना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो गया तो सिंपल पेंडुलम नहीं कहलाएगा। और नो एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होनी चाहिए। नो एयर रेजिस्टेंस, ये भी नहीं होनी चाहिए। बस इसके बाद ये कंडीशन सही हो जाती है। ठीक। नो एयर रेजिस्टेंस, फिर ये मिटा रहा हूँ अभी मैं। अभी ये मैं मिटा रहा हूँ। पता नहीं आवाज आ रही है यार, ये बड़ा तंग कर रहा था कल। नहीं, बड़ा तंग हो गया था इस वजह से, क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी। बस गुजारा कर लो मेरे भाई, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा ये मसले सारे। अच्छा जी, गुजारा से नहीं होता है सर, सही से पढ़ाएं। सही से पढ़ाएंगे सर, टेंशन मत लो। एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड के लिए आपने इक्वेशन निकाली, ये भाई इधर नीचे लिख दो, मैं इसको भी बता रहा हूँ। टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन निकालो, तो इसको कहते हैं जी
एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन क्या होगी, यानी कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले ये देखें, ये स्मॉल बॉक्स है, हाँ है। इस स्मॉल बॉक्स को तो हमें पता चल गया है ही है। तो अब एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ कि अगर टाइम ये मीन पोजीशन पे है, ये मीन पोजीशन पे है, तो उस वक्त आपको पता है वेट नीचे की तरफ लगेगा mg, और ऊपर इस धागे में टेंशन टी होगी। ये वर्टिकली अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा वेट, तो और जो टेंशन होगी वो एलांग धागा होगी या एलांग स्ट्रिंग होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एट मीन पोजीशन क्या होगी। एट मीन पोजीशन हम ये बात लिख सकते हैं, एट मीन पोजीशन दो बातें हो रही है, यानी कि वेट mg जो है वो क्या कर रहा है, वेट mg जो है वो क्या कर रहा है, वेट mg एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लग रहा है। हाँ सर लग रहा है, आपको भी लग रहा है। दूसरी बात, टेंशन टी, टी जो टेंशन है वो कहाँ लग रही है, एक्ट कर रही है, टेंशन टी टेंशन एक्ट कर रही है एलांग धागा, एक्ट एलांग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ लग रही है, बिल्कुल लग रही है। टेंशन टी कहाँ लग रही है, स्ट्रिंग के एलांग लग रही है, हाँ सर लग रही है। अब अगर ये लग रही है, ये सब कुछ चीजें पता है, तो जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, व्हेन इट डिस्प्लेस, क्या किसको डिस्प्लेस करते हैं, इस पेंडुलम को, तो हम कह सकते हैं व्हेन इट डिस्प्लेस थीटा, थीटा हमने डिस्प्लेस किया, कहां से कहां किया, ओ से लेके ए तक लेके गए, मान ले ओ ये था, या मान के चले ओरिजिन से लेके गए, ए से लेके बी तक गए, ये ए है ये बी है, या इसको ओ भी कह सकते हो यार। अब यहां पे जाएगा तो वेट तो फिर भी अब भी नीचे की तरफ, ये आर्क थी ना, इसको आर्क ही कहेंगे अभी के लिए, मैं थोड़े टाइम के लिए, आर्क मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इस पूरे सर्कल को कंसिडर करोगे पीछे, तो फिर ये क्या होगा आपके पास, पूरे सर्कल को जब कंसिडर करोगे तो ये आर्क बन जाएगी। अब यहाँ पे भी वेट क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है, जो कि क्या क्या लग रहा है, नीचे की तरफ वेट mg लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। लेकिन लेकिन अब अगर एक्ट कर रहा है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे भी ये वेट एंगल बना रहा है, टेंशन के साथ एंगल बना रहा है, टेंशन इधर लग रही, तो टेंशन के साथ एंगल कैसे बनाएगा, थोड़ी सी टेढ़ी होगी ना, टेंशन इधर वेट नीचे, तो ये टेढ़ा कितना हुआ, ये हुआ, तो ये एंगल भी थीटा होगा, जितना वेट और टेंशन के बीच में जो एंगल बनता है वो भी थीटा है, जितना यहाँ पे बनता है इतना यहाँ पे भी बनता है। याद रखें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं मैथ में, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं कह सकता हूँ जो थीटा के साथ साइड होती है वो कास थीटा बनती है। कैसे, जैसे आप एक ट्राइंगल बनाते हो, हाँ सर, इस ट्राइंगल में यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे कास थीटा होगा। मान लीजिए फोर्स एफ है, हाइपोटेन्यूज जो है ना, ये फोर्स है, तो इसके साथ ये कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा, हाँ सर होगा। अगर मैं इसी तरह एंगल को चेंज कर देता हूँ मेरे भाई, एंगल यहाँ पे रख देते हैं, तो मेरे बताओ ये फोर्स है तो ये एफ है, तो इसके साथ एंगल यहाँ पे तो ये होगा एफ कॉस थीटा, और ये भी सामने वाली साइड है तो एफ साइन थीटा होगा, बस कहानी खत्म। तो मुझे ये बताओ, ये अगर एंगल है तो इस एंगल के साथ साइड क्या होगी, भाई यहाँ फोर्स एफ तो नहीं है, एम जी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे है एम जी कॉस थीटा। और सामने वाली साइड क्या है, ये ट्राइंगल बन रही है, सामने ये साइड है, तो ये क्या होगी, एम जी साइन थीटा। लेकिन ये साइड इस तरफ है, इस तरफ एंगल के सामने वाली साइड ये है, मतलब ये जो फोर्स है, भाई ये फोर्स है, एम जी कास थीटा एम जी साइन थीटा क्या है, फोर्स है, वेट इज अ फोर्स, इसलिए लिहाजा ये चीजें भी फोर्स है। अब देखो ये फोर्स ऐसे लग रही है, ऐसे लगने से क्या फायदा, ऐसे लगने से फायदा ये होगा कि ये टेंशन को कैंसिल कर रही है, टेंशन को कैंसिल कर रहा है एम जी, क्योंकि टेंशन ये एम जी कास थीटा नीचे लग रहा है और एम जी टेंशन ऊपर लग रही है, अपोजिट लग रही है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, कंट्रोल कर देगी, हाँ सर, क्योंकि ये दोनों बैलेंस होना जरूरी है। लेकिन ये वाला जो फोर्स है ये अंदर की तरफ लेके जा रही, मतलब अंदर की तरफ, मतलब इसको अगर हम पैरेलल शिफ्ट करें, हम एक फोर्स को दूसरे फोर्स पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, मान ले एक फोर्स इधर है, इसकी बजाय आप उधर बना दो, बना सकते हैं पैरेलल शिफ्ट करते हुए। आप ये ध्यान करते हो, पढ़ते हुए आए फर्स्ट ईयर में, कि आप इसका मैग्नीट्यूड यानी लेंथ और इसका डायरेक्शन सेम रखनी चाहिए, यानी कि इसकी जितनी लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताता है ना, भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है ना आपने, उसमें ये लेंथ ऑफ एरो जो है वो मैग्नीट्यूड को बता रही होती है, और ये एरो जो सर है इसका वो डायरेक्शन बता रहा है। भाई सर इस तरफ है, लेंथ भी इस तरफ है, तो मैं इस तरफ यहाँ रख दूं क्या, हाँ सर रखते, इस तरफ यहाँ रख दूं क्या, यहाँ क्या रखें सर, एम जी साइन थीटा यहाँ रख दूं,
रख सकते हैं क्योंकि पैरेलल शिफ्ट किया है आपने सर। रख सकते हैं सर, क्यों रख सकते हैं? क्योंकि आपने पैरेलल शिफ्ट किया, यहां से आपने खत्म कर दिया। तो दिस एम जी साइन थीटा एक्टिंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन, ये जो ओ पोजीशन है यहां लटका हुआ था पेंडुलम, ये इसकी मीन पोजीशन होगी। जो एम जी साइन थीटा इसको अंदर की तरफ लेके जाएगी। देखो जरा पेंडुलम आ जाओ, पेंडुलम आ जाओ। अब जैसे ये पेंडुलम है, ये मीन पोजीशन पे, मैं इसको एक्सट्रीम पे लेके जाता हूँ, ये अंदर आता है, क्योंकि अंदर कौन लेके आएगा? एम जी साइन थीटा लेके आएगा। भाई चल रहा है माइक? एम जी साइन थीटा लेके आएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं एम जी कास थीटा क्या करता है? एक्ट करता है, बैलेंस कर देता है टेंशन इन स्ट्रिंग को। तो हम लिख सकते हैं एम जी कास थीटा विल बैलेंस टेंशन टी इन स्ट्रिंग। टेंशन जो है स्ट्रिंग में उसको बैलेंस कर देगा। दूसरी तरफ एम जी साइन थीटा है, वो किसको बैलेंस करेगा? एम जी साइन थीटा विल एक्ट करेगा एज, बैलेंस तो नहीं करेगा, एज रीस्टोरिंग फोर्स। भाई रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स जो मीन पोजीशन की तरफ लगे। ये फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लग रही है, और रीस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है? कि उस ऑब्जेक्ट को दोबारा मीन पोजीशन की तरफ लेके आए। और ये लेके आएगी, लेकिन आराम से नहीं, एक्सेलरेट करते हुए लेके आएगी। किस तरह लेके आएगी? एक्सेलरेट, स्पीड तेज होती हुई आएगी। ऐसा नहीं जैसे आप झूला है, झूला झूला ऐसे जम करते हैं, झूले में अपने दोस्त को पीछे उठा, पीछे लेके जाए, छोड़ दे, तो वो आगे जाते हुए तेज जाएगा। मतलब क्योंकि उसमें भी एम जी साइन थीटा होता है, वो अंदर तेज से, मतलब एक्सेलरेट करवाते हुए अंदर लेके जाते हैं, एक्सेलरेट करवाते हुए अंदर लेके जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एक्ट एज रिस्टोरिंग फोर्स विच मेक बोब टू एक्सेलरेट टुवर्ड्स मीन पोजीशन, टू एक्सेलरेट टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ये लिख दो आगे, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। नहीं तो मैंने ये नोट्स में लिखा है भाई, नोट्स मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करता होता हूँ, तो वहां से जाके आप क्या कर ले, डाउनलोड कर ले अपने लिए नोट्स। अगर किसी को यहाँ से जिस तरह लिखने, साथ साथ लिखते हुए पढ़ना है तो साथ साथ लिखते हुए पढ़े, नहीं अगर डाउनलोड करना है तो जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, अब कहानी हमारी खत्म हो चुकी है। अब हम जाएंगे टाइम पीरियड की तरफ। एम जी साइन थीटा रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, तो ये आपको पता लग गया? हाँ सर पता तो लग गया। अगर ये बात पता लगी है तो ये बात भी याद रखो कि हमने कहा है एफ रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल होगा माइनस एम जी साइन थीटा के तौर पर। रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल लेंगे इस चीज को, हाँ ले सकते हैं। सर नेगेटिव साइन का क्या काम है? नेगेटिव साइन ये बताता है कि नेगेटिव साइड की तरफ लग रही है फोर्स, अंदर की तरफ लग रही है, यानी मीन पोजीशन की तरफ लग रही है। हाँ सर, तो नेगेटिव साइन हम लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन शोज दैट रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ लग रही है? रीस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स कहाँ पे? फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स कहाँ पे? किस तरफ? एक्टिंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन। क्या शो कर रहा है? टूवर्ड्स मीन पोजीशन लग रही है। हाँ सर, ये शो तो कर रहा है, हमें पता है। अब यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा, इसको अगर इक्वेशन 1 कहते हो, कहो नेगेटिव साइन का भी पता चल गया। अब यहाँ साइन थीटा का मसला है, तो साइन थीटा को हम इस तरह आसानी से हैंडल करेंगे। क्या आसानी से सर? एक तो फोर्स का यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स इसकी इक्वल है। अब नेगेटिव साइन का हम एक अलग से सोल्यूशन लिखें, साइन थीटा का, क्योंकि साइन थीटा हमने कहा हुआ है कि यहाँ कंडीशंस में सिंपल पढ़ो कि एंगल शुड बी लेस देन 10 डिग्री होना चाहिए। कि जब 10 डिग्री रखते हैं साइन को, साइन का जब एक्सपेंशन करते हैं, साइन का फॉर्मूला खोल देते हैं, मैथ में खोलते हैं, मैथ में साइन का फार्मूला ओपन जब करते हो तो एक्सपेंशन ऑफ साइन क्या होती है? एक्सपेंशन बाय टेलर सीरीज। अब ये टेलर शेलर क्या है हमें नहीं पता, मैथ वालों को पता होगा, इन्होंने बताया कि टेलर सीरीज से जब साइन का फार्मूला खोल देते हो तो साइन थीटा इक्वल होता है मेरे भाई, साइन थीटा इक्वल होता है थीटा पहले प्लस फिर माइनस थीटा क्यूब बटे ठहरो थीटा 3/3 फैक्टोरियल, फिर प्लस 5 आएगा, फिर नीचे 5 फैक्टोरियल होगा, फिर माइनस थीटा 7 आएगा, नीचे बाई 7 फैक्टोरियल होगा, आगे चलता जाएगा। ये फार्मूला होता है एक्सपेंशन, टेलर सीरीज से एक्सपेंशन करते हैं। हमें नहीं पता क्या होता है भाई, जब ऊपर 3 होगा नीचे 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? ये एक मैथमेटिकल एक सिंबल होता है। 3 फैक्टोरियल एक नंबर होता है, 3 फैक्टोरियल एक नंबर होता है। जो भी होता है हमें नहीं लेने देना इनसे, आप ऐसे याद रखो। 5 फैक्टोरियल मतलब एक नंबर होता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब वैसे ये होता है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये 6 आता है। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई
एक नंबर आ जाता है जब इसको करते हो। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, एक नंबर आएगा इससे भी। तो ये एक नंबर होता है ना। तो 5 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो उससे 5 से लेके 1 तक जितने भी नंबर्स है उन सब का मल्टीप्लाई का आंसर ही उसका फैक्टोरियल के बराबर होता है। आपको नहीं समझना ये क्या होता है तो मिटा दो इसको सर, क्यों सर हमें क्यों वो कर रहे हैं। तो सर इसका क्या कैसे याद रखें? याद रखने का तरीका आसान है। शुरू में एक्स थीटा की पावर 1 होती है, नीचे 1 फैक्टोरियल होता है। हाँ भाई देखो आड नंबर्स आ रहे हैं, आड 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 आड, जैसे 3 आड है तो नीचे 3 भी आड है, 5 आड है तो नीचे 5 भी आड है, 7 आड है नीचे 7 भी आड है। तो निगलेक्टिंग हायर पावर्स, हम बड़े पावर वालों को निगलेक्ट, सर जी सारा हल करेंगे? नहीं करेंगे। हम इन सबको क्यूब वाले सबको आगे सबको जीरो कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम एंगल बहुत छोटा ले रहे हैं। क्योंकि अगर एंगल बड़ा लें, 10 से बड़ा ले लें, तो फिर हमें ये चीजें भी इंक्लूड करनी पड़ती, क्योंकि फिर ये इंक्लूड करेंगे तो फिर एसएचएम की तरफ ना जाता, यानी ऑसिलेशन की तरफ जाता है। एसएचएम के लिए हमने सिर्फ ये चीज रखते हैं, थीटा की पावर 1 या खाली थीटा आता है। तो हम निग्लेक्ट कर रहे हैं किस चीज को? निग्लेक्टिंग हायर पावर्स। हायर पावर्स को क्या किया जी? निग्लेक्ट किया। बिकॉज बिकॉज फॉर एसएचएम, फॉर एसएचएम थीटा शुड बी इक्वल और लेस आर इक्वल टू 10 डिग्री। तो सिर्फ आगे निग्लेक्ट किया तो इसका मतलब है अगलों को नहीं लिखना। साइन थीटा इक्वल होगा थीटा को, साइन थीटा किसके इक्वल हो गया? थीटा के इक्वल हो गया। तो मैं इस चीज को यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूँ। तो क्या बनेगा देखो, मैं इस चीज को कहां पुट कर रहा हूँ? पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? तो एफ रीस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला कुछ और हो जाएगा, माइनस एम जी थीटा। तो ये भी अपने आप में एक बेहतरीन फार्मूला है रीस्टोरिंग सर वो फार्मूला नहीं था। अब यहाँ से मैं एक एमसीक्यू पूछूं आपकी, रीस्टोरिंग फोर्स फॉर सिंपल पेंडुलम इज व्हाट? एफ इज इक्वल टू के एक्स, एफ इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। क्या होगी पूछ सकते हैं, तो आप बोलोगे ये होगी। आवाज आ रही है? हाँ सर। तो यहाँ से इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। अब यहां से आगे दो तरीके हैं टाइम पीरियड निकालने, क्योंकि हम ये एक्सप्रेशन ढूंढ रहे हैं किसके लिए? टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड निकालने के दो तरीके हैं। हम एक तरीके से चलेंगे जो बुक के हिसाब से है वो तरीके चलेंगे, उसके अलावा दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा। आप करना चाहें तो कर सकते हो, करना चाहें तो कर सकते हो। समझ चुके हो? वो तरीके बताएं सर, बुक वाला तरीका बताएं। अब रिस्टोरिंग फोर्स इसकी इक्वल होगी। अब यहाँ ये थीटा बहुत सवाल होता है, तो मैंने कहा ये सर्कुलर मोशन तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये ओरिजन है, सर्कल का सेंटर है, तो मैंने कहा था ये रेडियस है। तो अगर थीटा को निकालना चाहते हो ना तो तरीका दे दो। थीटा इक्वल होगा किसके? वैसे थीटा किसके इक्वल होता है? आर्क डिवाइडेड बाई क्या करते हैं? रेडियस करते होते हैं। भाई ये मैथ में करते हुए आए हो ना कि नहीं आए हैं सर? आर्क मतलब कैसे, कोई अगर कोई सर्कल है, इसका थीटा ढूंढना चाहते हैं, ये थीटा अब नाइन्थ फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए, ये आर्क होती है बाहर और इसका रेडियस आर होता है। तो हम आर्क को रेडियस से डिवाइड करते हैं, थीटा आता है। हाँ सर आता है। तो आर्क क्या है? आर्क क्या है मैं पूछूं आपसे? आर्क क्या है मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर आर्क जो है वो एक्स है। यहाँ ये मैंने शुरू में कहा था, आर्क जो है वो एक्स है और रेडियस क्या है? एल है। तो थीटा किसके बराबर हुआ फिर? एक्स बाई एल के हुआ। इसको अगर इक्वेशन किस में पुट कर दें? 2 में पुट कर दे तो कहानी कुछ चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे साथिया। इक्वेशन किस में पुट करें जी? 2 में। तो देखें क्या होती है इक्वेशन 2 का, क्या क्या वो होता है रद्द अमल। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 तो क्या हो जाएगी? एफ रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस एम जी, हाँ एम जी तो लिख दिया, थीटा की जगह एक्स बटे एल हो जाएगी। अब यहां से आपने क्या सीखा? कोई भी एसएचएम सिंपल, कोई भी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए दो कंडीशन है, क्योंकि हमने यही बात सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में कर दी थी। दो कंडीशन कौन सी है? टू कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई फॉर एनी मोशन टू बी एसएचएम। फॉर एनी, ये आप साइड पे लिखो, एनी मोशन, ये आपको एसएचएम की डेफिनेशन में ही था। फॉर एनी मोशन को अगर एसएचएम होना हो तो उसके लिए दो कंडीशन जरूरी है। एक, रीस्टोरिंग फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब एक्स क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट है। दूसरी कंडीशन बताएं। दूसरी कंडीशन ये है मेरे भाई कि एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये हमने कंडीशंस में पढ़ रखा है, 10th क्लास में भी पढ़ रखा है। हाँ सर पढ़ा तो है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो एसएचएम होगा। तो जैसे यहाँ पेंडुलम का मोशन है, इसको भी अगर एसएचएम प्रूफ करना है तो इसके लिए भी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई यानी फुलफिल होनी चाहिए।
अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा। हाँ सर, तो यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन के अंदर क्या m कांस्टेंट है? नहीं है। हाँ, बॉब तो कांस्टेंट होगा, बॉब का मैथ। क्या g कांस्टेंट है कि नहीं है? आप अगर एसएचएम करवा रहे हो, मान ले एक जगह पे बैठ के कराओगे ना, ऐसा नहीं कि एक एसएचएम यहाँ करा, एक ऊपर हाइट पे जाके कर रहे हो, K2 के ऊपर जाकर कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है। हाँ सर, तो g तो कांस्टेंट होगा। फिर मैं पूछूं क्या a कांस्टेंट होगा? नहीं, l कांस्टेंट होगा। हाँ, धागे की लेंथ भी कांस्टेंट होगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड कर रही है। x मतलब डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। क्यों है सर? क्योंकि ऊपर है, देखो ऊपर मतलब डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। यहाँ पे क्या हो रही है? फर्स्ट कंडीशन क्या हो रही है मेरे भाई? फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये बात लिख सकते हैं। और ये इक्वेशन भी बेकार नहीं है, इसको भी आपने याद रखना है। इस इक्वेशन को 2 नाम दिया था, इसको इक्वेशन 3 नाम देंगे, 3। भाई मैंने कहा इससे आगे एक और तरीके भी बताऊंगा मैं, ठीक, इससे आगे बताऊंगा, इससे आगे एक और तरीके भी बताएंगे, इससे हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। अब दूसरी कंडीशन, एक्सेलरेशन को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना है, किसके? एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है। फिर हमें पूरी तरह यानी कि भरोसा हो जाएगा कि ये एसएचएम जो है, सिंपल पेंडुलम का मोशन है, वो एसएचएम है। फिर पूरी तरह यकीन हो जाएगा। तो हम वो यकीन, हम वो प्रूफ, हम वो बातें देखना चाहते हैं। तो देखिए, देन हमें पता है ये रिस्टोरिंग फोर्स इसकी इक्वल है। तो अगर रिस्टोरिंग फोर्स में बॉब को यहां लेके जाता हूं तो ये तो अंदर लेके आती है, लेकिन एक फोर्स वो तो भी तो थी, एक फोर्स वो भी तो थी जो मैंने फोर्स लगाई थी। तो वो फोर्स इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्या? न्यूटन लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ। भाई ये मैं इस चीज को इतना अच्छा नहीं समझ रहा हूँ इस तरीके को, लेकिन मैं दूसरा तरीका है उसको ज्यादा वो करूंगा। तो न्यूटन लॉ के मुताबिक फोर्स किसके बराबर होती है मेरे भाई? एम ए के बराबर होती है। ये सिंपल तरीका है आप लोगों को आसानी के लिए। दिस विल बी द इक्वेशन 3। अब अगर मैं इस इक्वेशन को, यहाँ पे फोर्स एम ए के बराबर हो रही है, इधर एम फोर्स जो है ना इस माइनस एम जी एक्स बाई एल के बराबर हो रही है। हाँ, हो रही है। तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ। कंपेयर मतलब बराबर ले सकते हैं, इस साइड को इस साइड के बराबर ले सकते हैं। तो मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड ओ 3 ये 4 है, अच्छा 3 एंड 4 इक्वेशन को मैं क्या कर कंपेयर कर दिया। तो भाई एम ए बराबर हो जाएगा माइनस एम जी एक्स बटे एल के। तो कटिंग हो सकती है, एम एम कटेगा, तो एक्सेलरेशन रहेगा किसके? माइनस जी एल और एक्स रहेगा। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ कि इस इक्वेशन के अंदर, इसको हम 5 तो कह देंगे, लेकिन इसके अंदर एक्सेलरेशन जो है ए, एक्सेलरेशन है, ये किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है? बोलो बोलो। आप बोलेंगे सर एक्स के। तो क्या जी क्या है? तो आप बोलेंगे सर कांस्टेंट है। जी तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। फिर मैं पूछूं एल क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये भी तो कांस्टेंट है। तो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब आप एक्सेलरेशन को एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह के आप ये बात कह सकते हो, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन ऑफ एसएचएम क्या होगी? एसएचएम की सेकंड कंडीशन क्या होगी मेरे भाई? बोलो जी, सेटिस्फाई होगी। इतनी बात समझ गए? अब अगर एक सवाल पूछा जाता है बेहतरीन और इंपॉर्टेंट, शो दैट, ऐसा सवाल पूछते हैं, 9th 10th क्लास में भी था, शो दैट या प्रूफ दैट, प्रूफ करते थे या शो करते थे, शो दैट सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट एसएचएम। सिंपल पेंडुलम, ऐसा सवाल देखा था या पढ़ा था? पेंडुलम एग्जीक्यूट एसएचएम, ये चीज अब अभी आपके बुक में तो नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं एग्जीक्यूट एसएचएम, कि आप ये शो कराओ कि सिंपल पेंडुलम एसएचएम कर रहे हैं। तो आप क्या करो, सीधा सीधा ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा दो। These are the essential necessary conditions to be motion of pendulum should be a SHM। अब ये एक शार्ट क्वेश्चन भी था 9th में, 9th नंबर वाले में, जो उसके लिए भी ये दो कंडीशन लिख सकते हैं। What are the under what condition motion of simple pendulum be SHM? The angle should be very small and the acceleration should be directly proportional to displacement and restoring force should be, शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे तो लिखेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स शुड आल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये 3 कंडीशन लिख दो, उस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। हाँ सर, लेकिन सर अगर लॉन्ग में पूछे, थोड़ा लेंथी करके पूछे, तो फिर आप ये सारी लिख दोगे बात, फिर आप ये यहां तक लिख दोगे, शुरू से आके यहां तक प्रूफ करना होगा आपको। हाँ सर, कर लेंगे, आगे चले। अब टाइम पीरियड देखना चाहते हैं, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ही देखना चाहते हैं। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे अब देखना।
एक हम निकालना चाहते हैं टाइम पीरियड, एक निकालना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो दोनों के लिए तैयार है, टाइम पीरियड और क्या है दूसरी, फ्रीक्वेंसी। भाई टाइम पीरियड के लिए तो आपको पता है, अगर मैं कहूं यहां से ये एक्सेलरेशन तो इस चीज की इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, आ गया सर। अब टाइम पीरियड देखना है, टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, वो देखना चाहते हैं। तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस जी एल बाई एक्स, जी भी कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट, एक्स भी कांस्टेंट। आपको पता है एज दिस मोशन इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम, एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा, ओमेगा इन 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 टर्म ऑफ एक्सेलरेशन। ये हमने पीछे प्रूफ किया है, क्या सर, क्या चीज प्रूफ किया है, ये हमने फार्मूला प्रूफ किया है। कौन सा फार्मूला, अगर मैं कहूँ ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये चीज हमने प्रूफ की है पीछे भाई। सर्कुलर मोशन और एसएचएम के अंदर ये चीज हमने प्रूफ की। दिस इज द इक्वेशन 6। अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो मुझे क्या हो मिलेगा, मुझे ओमेगा की वैल्यू मिलेगी। कंपेयर इक्वेशन 5 एंड 6, इन दोनों को कंपेयर करें तो मेरा क्या बन जाएगा, देख लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस जी एल और एक्स। मैं इस सब जनरल में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, एक शॉर्ट तरीका बताना चाहता हूँ आपको। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई एल, ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई, बोलो जी, अगर रूट हटाना चाहते हैं, स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो इसके ऊपर रूट डाल दें, जी बाई एल कर दें, कटा गया, और ओमेगा इक्वल आ गया जी बाई एल। भाई ये याद रखना बहुत जरूरी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर सिंपल पेंडुलम क्या होती है, ये होती है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर मेस अटैच्ड टू स्प्रिंग के बाई एम होती है, ये भी बात पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। तो ये अगर ओमेगा की वैल्यू आपको पता लग ही गई है ना, तो अब आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, जो बुक का मेथड है। बुक के मेथड में ओमेगा की वैल्यू ये है, इस तरह करके उन्होंने निकाली। लेकिन यही वैल्यू हमें किसी और तरीके से भी निकाल सकता हूँ, जो कि कहाँ से जाके निकाल सकता हूँ, इस फार्मूले से जाके निकाल के बताएं सर, निकाल के बताएं। फिर टाइम पीरियड की तरफ जाएंगे, ओमेगा की वैल्यू में और तरह से भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको कम फील आया होगा कि रिस्टोरिंग फोर्स और मैंने ये वाली फोर्स जो न्यूटन लॉ की फोर्स है, इन दोनों को इक्वल लिया। क्यों लिया, थोड़ा कम फील आया होगा, इस तरह फील नहीं आया होगा कि क्यों लिया सर, बस लिया तो हमने काटा, काटा तो क्यों काटा, बस ऐसा ऐसा कुछ खास फील नहीं आया होगा। मुझे लगता है, मुझे खुद नहीं आया था। लेकिन इसको मैं क्यों अगर अगर लेके जाऊं के एक्स की तरह, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स तो के एक्स होता है, उस तरह लेके जाऊं तो मैं जल्दी यहां पहुंच जाऊंगा, ओमेगा की वैल्यू भी जल्दी निकालूंगा, और ये सारा झंझट भी नहीं होगा, और मुझे टाइम पीरियड भी जल्दी फाइंड होगा। वो तरीके करते हैं आज, ये सब मिटाओ। नहीं, ये तरीका भी अपने आप में ठीक है जो कर रहे हैं, जो जहां तक पहुंचे वो भी ठीक है, लेकिन मैं एक और आपकी सोच बदलाना चाहता हूं। उस सोच में ना रहे कि भाई सर यही तरीका है और कुछ नहीं है, या कहीं पढ़ते हो तो ऐसा मत सोचे बस यही तरीका है। देखो, होना तो ये चाहिए था, मुझे पर्सनल भी यही फील होता था कि भाई पहले से यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स की जगह के एक्स क्यों नहीं लिखा, एम ए क्यों लिख रहे हैं, तो आप के एक्स लिख दो, ये लो के एक्स लिख दिया, माइनस एम जी एक्स बटे एल, एक्स एक्स से कटेगा, तो के किसके इक्वल है, माइनस एम जी बाई एल। माइनस के एक्स लिखेंगे ना, क्यों माइनस के एक्स लिखें, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स होता है, तो माइनस माइनस से भी कटेगा, तो ये माइनस आएगा नहीं। जहां तक समझ, एस एक्स गया, एल एक्स भी गया। अब आपको पता है के किसके इक्वल होता है, यहाँ मैंने कहा था ओमेगा किसके इक्वल होता है, आपने ये स्प्रिंग के लिए प्रूफ किया हुआ है। ज्यादा ज्यादा चीजें, वरना ये करो तो ज्यादा चीजें याद रखनी पड़ती है। तो ये एक होता है के बाई एम, मैं इसको स्क्वेयर करूं तो इधर भी स्क्वेयर करो तो काटेगा, तो ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू क्या होगा, के बाई एम, तो होगा ओमेगा स्क्वेयर एम इक्वल टू के। हो गया, इधर आ जाओ, ओमेगा स्क्वेयर एम इक्वल टू एम जी बाई एल, तो गया, ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल आया, एकदम कहाँ पहुंचे मेरे भाई, यहाँ पहुंच गए ना, ये लो, ये लो, ओमेगा इक्वल टू जी बटे एल। भाई आप कंफ्यूज मत हो, अगर इस तरह करना चाहें ये सब ना करके तो कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। दिस इज कॉल्ड फिजिक्स है, फिजिक्स है, फिजिक्स किसी भी तरीके से पढ़ लो कंसेप्ट में। ये मिटा रहा हूँ, अच्छा लिखने वाले लिख देते, मैंने कहा था पीछे करके लिख दो, अगर इस तरीके, ये तरीका अच्छा लगता है, तो मैं बुक वाला तरीका फॉलो करूंगा। बुक में हम यहाँ पहुंचे थे, ओमेगा की वैल्यू क्या आई थी जी, रूट जी बाई एल। अब इस तरह भी मैंने यही लाई है, तो आपको यहीं से आपको टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, अगर टाइम पीरियड
को ओमेगा के साथ रिलेट करके बताते हैं तो आप ऐसा करते थे ना, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी करते थे। जब एक पूरा घूमता है, एक ऑसिलेशन पूरा होता है, टू एंड फ्रो पूरा होता है, तो ये 2 पाई होता है और टी होता है। भाई ये पुराने लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर रखा है। हाँ सर, तो यहाँ टी टाइम पीरियड है, ओमेगा किसके इक्वल आया, 2 पाई बाई टी के, तो टी इधर ले जाओ, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। अब ओमेगा की ये वाली वैल्यू डाल दो, तो ये होगा 2 पाई, ओमेगा की ये वाली वैल्यू क्या है, जी बाई एल है। तो मैं अगर इसको ऊपर लेके जाना चाहूँ तो 2 पाई होगा, ये हो जाएगा एल बाई जी। तुम में से हर किसी को पता होगा। अब एफ लिखना चाहते हैं तो उलट जाता है, ये 2 पाई भी नीचे चला जाता है, जहां एल और जी भी बदल जाते हैं, जी ऊपर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। तो इस तरह ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक तो समझ आ गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। चले, आवाज चल रही है, आ रही नहीं आ रही, मैं यही कंफ्यूज हो। तो चलिए बच्चों, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल पेंडुलम जिसका पीरियड क्या है, एमसीक्यूज नंबर 9 है बुक का, 2.5 सेकंड है। मतलब पीरियड, टाइम पीरियड कितना है, 2.5 सेकंड। बोलते व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड इफ इट्स लेंथ इज मेड 4 टाइम लार्जर। अगर उस लेंथ को 4 गुना बढ़ा दिया जाए, मान लिया शुरू में टाइम पीरियड है वो था 2 पाई एल बाई जी। अब 4 टाइम लेंथ बढ़ाने से क्या हो जाएगा, चेंज होगा, टी डैश हो जाएगा, टी प्राइम हो जाएगा, 4 एल लिखेंगे और जी करेंगे। भाई 4 है तो बाहर 2 निकल सकता है, हाँ सर निकल सकता है, 2 पाई और ये 2 बाहर निकला, अंदर क्या आ गया, एल जी। कैसे निकल सकता है, 2 जो है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो सोचो ये क्या बन गया, टी डैश इक्वल टू 2 शुरू में रखता हूँ, आगे 2 पाई एल बाई क्या है मेरे भाई, जी। ये सारा कौन सा टाइम पीरियड है, ओरिजिनल टाइम पीरियड, शुरू वाला टाइम पीरियड। इसको खाली टी कह सकते हैं, टी डैश इक्वल टू 2 टी। तो टी कितना है, 2.5। भाई इसी की, ये जो है इसी की वैल्यू ये दी हुई थी, हाँ दी हुई थी, इसलिए मैं ये क्या कर रहा हूँ, 2t की जगह 2.5, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 2.5 55। ये ऑप्शन डी ठीक है आपका, सही है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दैट स्विंग एट अ रेट ऑफ 45 साइकिल्स पर सेकंड। अब एक और फार्मूला भी होता है इसी से, फ्रीक्वेंसी का। अब यहाँ पे आप वो दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाएंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको लेंथ दी हुई नहीं। कौन सा वाला फर्स्ट सर, जो आपने अभी प्रूफ किया, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई एल बाई जी, ये जो प्रूफ किया ये गलत है। ये अगर ये यहाँ लगाएंगे तो ये गलत नहीं है, मतलब अगर यहाँ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। उस तरह तो है ही नहीं, क्योंकि एल दिया हुआ नहीं, आपको नंबर ऑफ साइकिल दिया और मिनट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी का एक और फार्मूला, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एन डिवाइड बाई टी। एन क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल, ये 10th क्लास में भी था फार्मूला, और ये टी टाइम है। तो नंबर ऑफ साइकिल ये कितने हैं, 45। मिनट है ना, तो मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इनको डिवाइड करोगे ना, ये पहला वाला ऑप्शन आएगा, चेक करो। हाँ सर चेक तो कर लिया। अब आ जाओ, शार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है इस तरह का। भाई मैं आपको इसी से डीडीक्यू दे दूंगा, खुद करने वाले क्वेश्चन। इफ वी हाफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की लेंथ को हाफ कर दे टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। हाफ करने का मतलब समझते हो, हाँ सर, टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई इक्वल टू एल बाई जी है। अगर लेंथ हाफ करते हैं तो टाइम पीरियड भी फर्क पड़ेगा, इस पे क्या फर्क पड़ेगा वो हमें नहीं पता। अब टी डैश हो जाएगी, कुछ ना कुछ पड़ेगा, तो टी डैश करते हैं, टी प्राइम कर दिया, 2 पाई हाफ है ना, तो आप हाफ हाफ लिख दो, यहाँ पे एल बाई 2 कर दो। भाई ये 2 डिवाइड में है, तो मैं इस तरह रखने के बजाय जी के साथ लेके जा सकता हूँ, लेके जा सकते हैं। तो अब रूट एल के ऊपर भी है, जी के ऊपर भी है, 2 के ऊपर भी है, तो मैं अलग करूंगा, किससे, 2 से। इसको एज इट इज रखूंगा, जो 2 के साथ रूट था उसको बाहर ले गए, लेके गए, हाँ सर लेके गए। समझ आएगी कैसे लेके गए, लेके जा सकते हैं ना, बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर 2 था भाई, दोनों के ऊपर रूट था, सबके ऊपर रूट था, तो रूट अपना रूट लेके बाहर आएगा ये। हाँ सर, तो अब क्या हो जाएगा, 2, अब देखो 1/√2 हो जाएगा, और दे 2 पाई एल बाई जी हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ, ये पुराना वाला टाइम पीरियड है कि नहीं, हाँ है। तो पुराना टाइम पीरियड से अब जो टाइम पीरियड है वो घट के √2 टाइम घटेगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, √2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अब लेंथ आपने, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा पूछा था ना, व्हाट विल बी द अल्टरेशन, अल्टरेशन किसे कहते हैं, चेंज, तब्दीली को कहते हैं। क्या आएगा पीरियड में, यानी पीरियड में ये आएगा, √2 टाइम डिक्रीज हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी √2 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अब इसी से भी निकाल सकते हो, आ जाओ, 1/2 पाई जी बाई एल है ना,
अब यहाँ पे क्या करोगे, पुट करो, किसको, एल को, कितना पुट करें, L/2। भाई ये इधर ऊपर जा सकता है, थर्ड में है, तीसरे तीसरे से ऊपर जा सकता है ना, मैं हमेशा कहता होता हूँ ऐसा। हाँ सर जा सकता है, 2G/L हो जाएगा। अब यहां से रूट बाहर निकालेंगे तो बाहर आएगा, इस तरह √2 होगा, अंदर बाकी बाकी उसी तरह रह जाएगा G/L। तो मेरे भाई ये क्या है, फ्रीक्वेंसी पुरानी वाली है कि नहीं है, हाँ है। ये फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी हो जाएगी, √2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी पुरानी फ्रीक्वेंसी से। समझ गया सर, समझ गया। तो ये आप आंसर मैथमेटिकल भी दे सकते हो, डायरेक्ट लिख के भी दे सकते हो, डायरेक्ट लिखना रट्टा है, ये इस तरह करना थोड़ा समझ है, तो समझ के आंसर दे दो। रट्टे वाले आंसर नहीं चाहिए। आ जाओ एक और है, ये बड़ा सारा क्वेश्चन है, शार्ट क्वेश्चन है। कहता है एक पेंडुलम क्लॉक है जो बहुत बड़ा है, मेड टू रन एट करेक्ट रेट, एडजस्टिंग पेंडुलम, द पेंडुलम लेंथ इज सपोज यू मूव फ्रॉम वन सिटी। इतनी लेंथ है, मतलब पेंडुलम के ऊपर आप झूलल लेके दूसरी सिटी जा सकते हो, एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हो, जाते वक्त आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्लाइटली ग्रेटर हो जाता है दूसरी सिटी में, जी बढ़ जाता है, जी बढ़ जाता है मतलब 2πL/G, जी बढ़ जाता है। तो आपको पता है जी बढ़ेगा तो टी क्या होगा, कम हो जाएगी, जी बढ़ेगा तो टी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये यहाँ पता चला है टाइम पीरियड बढ़ रहा है, कम हो रहा है, टेकिंग जी पेंडुलम क्लॉक विद यू विल यू हैव टू लेंथन और शॉर्टन, मतलब आपको उसी तरह रखने के लिए टाइम पीरियड वापस से वही रहे, दूसरी सिटी में गए हो ना, टाइम पीरियड आपका अब भी वही रहे, उसके लिए क्या करना होगा आपको, क्या टाइम पीरियड सेम रखने के लिए, ये तो जी की वजह से टाइम पीरियड कम हुआ, तो हमें लेंथ के साथ छेड़ना होगा ताकि लेंथ हम कम ज्यादा करके वापस टाइम पीरियड को अपनी जगह ले सकते हैं, लेके आ सकते हैं। देन हम क्या करेंगे, लेंथ, अब टाइम पीरियड क्या हो गया था, बढ़ गया था, तो लेंथ को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट होगा। तो क्या बोल रहा है कि विल यू हैव टू लेंथन और शॉर्टन, तो आप बोलोगे लेंथन, वी विल लेंथन दी लेंथ ऑफ पेंडुलम, हम लेंथ पेंडुलम की लेंथ को इंक्रीज करेंगे टू एडजस्ट द टाइम पीरियड। तो ये इसका आंसर है, इसको भाई वर्डिंग में लिख दो तो आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद करता हूँ समझ आई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज। आप लोगों ने अगर यहाँ तक देखा है पेशेंस के साथ, तो शुक्रिया आप सब लोगों का, आप सब बच्चों का। तो अपनी पढ़ाई मस्त से करें, जबरदस्त से करें, इतना भी आपके अंदर हौसला है कि भाई सुनने का, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, आप तक जहाँ सुनते हो ना, ये बड़ी बात होती है। तो पढ़ाई करें, मज़े से करें, जम के पढ़ाई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इसी तरह क्वेश्चन लेके आएंगे, मैं इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, वो आप भी अपने तौर पे अटेम्प्ट कर लें सिंपल पेंडुलम के लिहाज से। बस दुआ करें मेरी ये माइक की वॉइस है वहाँ पे आ जाए, तो फिर मुझे दोबारा शूट ना करनी पड़े। ओके, अल्लाह हाफिज़।